टुडे आई थिंक वी हैव 19 की सीरीज मई जून वाली। उसके हिसाब से हमने मार्च का कल किया था और अब मई जून के दो अपने से अलग वेरिएंट्स जो हैं उनके पेपर्स हमने करने हैं। तो लेट्स सी मार्च 19 क्वेश्चन पेपर 21। बच्चों अगेन सेक्शन ए में 50% इज योर कॉन्फिडेंस। बड़े इत्मीनान के साथ आज भी जवाब दीजिएगा। मैं पूछूं तो डू नॉट फील शाय, जस्ट से आई नीड मोर टाइम। डेटा कहो दोबारा दिखाऊंगा, क्वेश्चन कहोगे दोबारा दिखाऊंगा। सो आई वोंट रश यू, तसल्ली से कोशिश कीजिएगा इसको करने का, क्योंकि ये रिपीट क्वेश्चंस आपको अब नजर आना शुरू हो जाएंगे काफ़ी। जल्दी से पढ़ते हैं जी। ट्रेड टेंशंस बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। At a World Economic Forum meeting in Switzerland in 2017, the Chinese president reaffirmed his country's commitment. अच्छा थॉट को बचाया था। Reaffirmed his country's commitment to free trade and pledged never to start a protectionist campaign, a trade war, or to benefit from a devaluation of its currency. इसमें वापस आते हैं जी। चाइना के प्रेसिडेंट ने किसी मीटिंग में स्विट्जरलैंड में बोला, किसी इकोनॉमिक फोरम पे, कि जी हम अब ट्रेड वॉर, फ्री ट्रेड तरफ जाना चाह रहे हैं। हम कभी भी प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड वॉर स्टार्ट नहीं करेंगे, ना ही करेंसी को डीवैल्यू करेंगे। वो भी प्रोटेक्शन का एक तरीका है, the yuan. ठीक है। Meanwhile, the United States president stated that America's first doctrine means increased protectionism, and he repeatedly threatened to impose tariffs and import quotas on Chinese goods. अमेरिकन कह रहे हैं नहीं जी हम तो प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है। During 16, the value of the US dollar rose against most currencies. In contrast, the Chinese yuan weakened significantly from 6.2 yuan per dollar at the end of 2014 to 6.95 yuan at the end of 2016. The US president has accused China of intentionally devaluing the yuan in order to boost China's export competitiveness. Despite strong downward pressure on its currency, China has attempted to keep the yuan US dollar exchange rate relatively stable, costing more than US dollar 2 trillion of its official foreign exchange reserves. China has stated that it does not want the yuan to fall in value any more than the US does, but no country has complete control over its exchange rate. मुझे साइम ये बताएंगे कि जब उसने यहाँ पे लिखा है चाइना हैज अटेम्प्टेड टू कीप द युआन यूएस डॉलर relatively stable, costing them more than $2 trillion of its official foreign exchange reserves. क्या किया है चाइना के सेंट्रल बैंक ने कि उनके $2 ट्रिलियन जाया हुए हैं, लगे हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में से। अपनी करेंसी को कैसे स्टेबल किया है? थ्रू दीज रिजर्व्स। साइम ये हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं बेटे जी। साइम को कोशिश करने दें जी। साइम अपनी करेंसी अब आप लोग खुद बता दें यार, इस तरह ना करो। I've asked somebody the question. Like I said, let's all be patient. Let him process it. साइम जब गवर्नमेंट अपनी करेंसी को मैनेज करने लगती है तो दो टूल्स हैं उसके पास, इंटरेस्ट रेट्स, एक्सचेंज रेट्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अपनी करेंसी को जब ऊपर लाना हो तो हम खरीदते हैं अपनी करेंसी को। साइम आप बोल रहे हैं? जी सर बोले चला शाबाश, आई वांट टू लिसन। सर वो परचेज कर लेती है अपनी करेंसी ताकि उससे उसकी एक्सचेंज रेट डिमांड बढ़े और एक्सचेंज रेट ऊपर आए। शाबाश बेटे, सबको प्रोसेस का टाइम दें। शाबाश, गुड। China, like Japan and Germany, usually has a current account surplus on the balance of payments, but China's current account surplus as a percentage of GDP fell in 2016, and the International Monetary Fund expects it to decrease further as exports continue to fall. मुझे बताएं इस पैराग्राफ में क्या चाइना का सरप्लस कम हुआ है? तसल्ली से समझ के इसको बताइएगा। क्या हम कंफर्म कह सकते हैं कि चाइना का सरप्लस कम हुआ है? नो सर जी बताएं क्या हुआ है? सर बस गिरा है सर, नहीं कम हुआ, नहीं कम हुआ। GDP एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कम हुआ है। हो सकता है जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया हो। सो वी कैन नॉट से कि चाइना का सरप्लस कम हुआ है। ठीक हो गया। एक्सपोर्ट्स कंटिन्यू टू फॉल डज सजेस्ट दैट मे बी कम हुआ है, लेकिन वी आर नॉट 100% श्योर। हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी दिया हुआ है। तो जब तक हमारे पास जीडीपी फिगर्स ना हो वी कैन नॉट बी श्योर। जस्ट ट्राइंग टू गेट यू सम pointers across. Last paragraph, there are three policy paths that a country can follow with regard to exchange rate.
a completely free float, a managed float, or a fixed pegged exchange rate? मुझे बताएं जी, completely free float क्या होता है? कोई बच्चा बता दे। सर वो डिमांड और सप्लाई से वैल्यू डिटरमिन होती है। यानी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, रिजर्व यूज नहीं हो रहा, इंटरेस्ट रेट यूज नहीं हो रहा। मैनेज फ्लोट क्या होता है? एनीबडी एल्स अदर देन मुनीब? सर गवर्नमेंट सेट्स एन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट फॉर एन एक्सचेंज रेट। शाबाश, ये कौन थे? एक्सचेंज रेट उसके बीच में ही फ्लोट करता है सर। हु वाज दैट? सर आफिक। वेरी गुड, क्रेसेंटेरियंस, वेरी गुड। आखिरी जी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है? बिल्कुल सही है, एक फिक्स्ड रेट पे उसको रखते हैं और जब भी डिमांड सप्लाई से ऊपर नीचे जाने लगता है गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और वापस उसी रेट पे ले आते हैं। Each of these have various advantages and disadvantages. At present, China's policies manage float, but some economists have argued that it is the yuan US dollar exchange rate that is regarded as being especially important, and so it might be better if China decided to fix the yuan to the dollar. Peg mean उस currency के साथ लगा दें, fix कर दें एक certain rate पे. Figure 1.1 shows the yuan US dollar exchange rate over 3 years. इसको बाद में देखेंगे. Mainly इस आर्टिकल में हमें कौन कौन सी इकोनॉमिक टॉपिक्स पे आने के क्वेश्चन चांसेस हैं, बताइए। एक्सचेंज रेट, फ्री ट्रेड या प्रोटेक्शनिज्म, शाबाश, बहुत अच्छे। गवर्नमेंट की मैनेजमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम्स, फ्री फ्लोट वगैरह, ठीक है ना? तो ये सारा इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सचेंज रेट्स के इर्द गिर्द मेनली घूम रहा है। ये आपका प्रोटेक्शनिज्म एक्सचेंज रेट के अंदर आता है, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर आता है। सो एक्सचेंज रेट इंटरनेशनल ट्रेड के चैप्टर्स में घूम रहा है मेनली। लेट्स सी, कुछ पॉलिसीज की बात भी नहीं की उसने। पहला क्वेश्चन ये उसका डेटा है, बाद में आएंगे, इसी पे क्वेश्चन है। अभी हम इतनी बार कर चुके हैं कि मेरे ख्याल में सबका ठीक होना चाहिए। हाउ द वैल्यू ऑफ, लेट्स से बख्तावर आप ट्राई करोगे बेटे कॉन्फिडेंस के साथ, यूजिंग फिगर 1.1, हाउ द वैल्यू ऑफ युआन against the US dollar has changed between 14 and 17. ग्राफ आपके सामने है। युआन अप्रिशिएट हुए या डेप्रिशिएट? पहले वाई एक्सिस पे फिगर देख लो, युआन पर यूएस डॉलर। एक्स एक्सिस पे ईयर्स देखो, तसल्ली से बताओ। 2 मार्क्स के लिए है, युआन अप्रिशिएट हुआ है या डेप्रिशिएट? जो भी हुआ है कितने से हुआ है? डेप्रिशिएट हुआ है, शाबाश। मोर युआन देने पड़ रहे हैं। अंदाजन कितने ज्यादा देने पड़ रहे हैं पहले से, या पहले कितने दे रहे थे अब कितने देने पड़ रहे हैं? व्हाई डिडंट यू लेट बख्तावर? हाँ, 6 दे रहे थे पहले, अब तकरीबन 6 पॉइंट बाय 0.8 युआन पर डॉलर डेप्रिशिएट हुआ है। किसी बच्चे को यहां प्रॉब्लम? ये ऊपर जाने का मतलब ये नहीं है कि एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हो रहा है, डेप्रिशिएट हुआ है, क्योंकि युआन पर डॉलर ज्यादा देने पड़ रहे हैं। तो वेरी वेल डन बख्तावर एंड हूएवर स्पोक। जी 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 सर, हमने अभी ऊपर उसके अंदर से टेक्स्ट में से पढ़ा था कि चाइना ने 2 ट्रिलियन अपने रिजर्व्स बेचे थे डॉलर के युआन को स्टेबल रखने के लिए। तो वो यानी इंटेंशनल था, गवर्नमेंट ने खुद किया था, तो वो डिप्रिशिएट होने की वजह डिवैल्यू नहीं लिखेंगे या? अच्छा देखो देखो, बिकॉज उसने खुद बता दिया है मैनेज्ड एक्सचेंज रेट है, तो आप डीवैल्यू भी कह सकते हो, लेकिन इधर आप डेप्रिशिएट भी कहो, क्योंकि मैनेज में बीच में फ्री फ्लोट है ना, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट नहीं यूज कर रहे। मैनेज के बीच में फ्री फ्लोट होता है, समझ आ रही है? तो उसमें हम डेप्रिसिएशन का वर्ड बोल सकते हैं। सिर्फ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स के अंदर डिवैल्यूएशन, सिर्फ फिक्स्ड में आपने डीवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन बोलनी। यस, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन जी। शायान आप कोशिश करो, एक पार्ट आपने बताना है। US president threatened to increase protectionism of the US economy. Explain using a diagram how one of the methods of protection mentioned in the article can work. पहले आप शायान पहले वाले पैराग्राफ में से ढूंढो कौन कौन से प्रोटेक्शनिज्म के मेथड्स उसने धमकी दी है कि मैं लगाऊंगा यूएस प्रेसिडेंट ने। सर, इसने टैरिफ्स और कोटास के बारे में बोला है। इंपोर्ट टैरिफ्स एंड कोटास, किसका ग्राफ बनाएंगे शायान? शायान वो कहते हैं ग्राफ बना के बताएं वन ऑफ द मेथड्स और प्रोटेक्शनिज्म जो मेंशन्ड इन द आर्टिकल है, हाउ विल इट वर्क? किसका बनाओगे, टैरिफ का या कोटा का? मैं बता दूं? एक मिनट शायान, कैन यू थिंक? सर नहीं, आई कैन फिगर इट आउट। आपने टैरिफ के डायग्राम नहीं देखा हुआ आज तक?
हमने कम से कम सर 50 आपने बार बनाया हुआ आपने ये क्लास बनाया में, इफ नॉट मुझे मोर। याद नहीं आ रहा। टैरिफ होता क्या है? मैं एक मिनट बेटे, बाकी वेट करो। शायान, टैरिफ होता क्या है? सर टैरिफ्स वो इंपोर्ट्स के ऊपर जो आप टैक्सेस लगाते हो ये कौन सा टैक्स है, वो डायरेक्ट होते या हैं आई गेस। इनडायरेक्ट? सो आई गेस डायरेक्ट टैक्स है। कम ऑन शायान, एनी टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इज इनडायरेक्ट। पूरा चैप्टर 4 आपने पढ़ा है, अच्छा फिर इंटरनेशनल ट्रेड में पढ़ा है। सो दिस वाज डिसहार्टनिंग। जी अब बता दें जी, जो बताना चाह रहे सॉरी। थे, कौन सा ग्राफ सर बनाओगे? सप्लाई का डायग्राम। डिमांड सप्लाई का, और कौन सा कर्व किधर शिफ्ट होगा? सप्लाई सप्लाई का लेफ्ट पे शिफ्ट होगा शायन। इट्स जस्ट एन इनडायरेक्ट टैक्स, रिवेंटिस का सेकंड फैक्टर, रॉ मटेरियल्स इनडायरेक्ट टैक्सेस। आप लेबल जी ओके सर। एएसएडी करेंगे या खाली डिमांड सप्लाई करेंगे? सर ये प्रोटेक्शनिज्म है तो एडी और एएस होगा ना। 0 मार्क्स मिलेंगे। मैंने कई बार बताया, इट्स जस्ट वन टैक्स। यस, इट्स अ माइक्रो का ग्राफ बेटे। किसी एक गुड पे या चंद गुड्स पे टैक्स लग रहा है, पूरे मुल्क में नहीं लग रहे। इट्स नॉट अ फिस्कल पॉलिसी मेजर बीइंग डन, इट्स जस्ट अ प्रोटेक्शनिस्ट मेजर ऑन सर्टेन गुड्स। तो इसमें हमेशा टैरिफ में कल भी करवाया था, आपने डिमांड सप्लाई का ग्राफ बनाना है, प्राइस क्वांटिटी लेवल करनी है, प्राइस लेवल जीडीपी, एडीएस नहीं करना। डोंट लूज योर 4 मार्क्स बिला वजह इसकी वजह से। एक एएस लिखने से, एडी लिखने से आपके मार्क्स कट जाएंगे। मैं बार बार बताता हूं, एडी एएस का कहां यूज करना है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज जब वो फिस्कल मॉनेटरी की बात कर रहा हो। उसके अलावा आपने जब अनलेस वो खुद का एडीएस एनालिसिस करो, वो उसमें फिस्कल मॉनेटरी की बात होगी या सप्लाई साइड पॉलिसीज की। इनके अलावा आपने इंटरनेशनल ट्रेड हो, लोकल बात कर रहा हो, वो कुछ कर रहा हो, इनडायरेक्ट टैक्स किसी भी गुड या सर्विस पे लगा हुआ हो, सप्लाई कर्व को लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई नहीं लिखेंगे। इंपोर्ट्स कई कंट्रीज का बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, उससे एग्रीगेट सप्लाई पे इतना असर नहीं पड़ता। सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर गुड और सम गुड्स एंड सर्विसेज वो कम हो जाती है। समझ आ गया बच्चों? अब इसका अगला पार्ट जी, 2 मार्क का ग्राफ है, आपने सप्लाई कर्व को लेफ्ट पे शिफ्ट किया, प्राइस बढ़ गई। 2 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन करो कि टैरिफ से कैसे प्रोटेक्शन होती है लोकल गुड्स एंड सर्विसेज की। सर जब भी टैरिफ्स लगते हैं तो उससे जो इंपोर्टेड गुड्स हैं वो एक्सपेंसिव हो जाती हैं, एज अ रिजल्ट लोग उन पे कम स्पेंड करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड उनकी कम हो जाती है, ठीक है। और एज अ रिजल्ट हमारा करंट अकाउंट सरप्लस नहीं करना। करंट अकाउंट की यहाँ बात करने की जरूरत नहीं है। प्रोटेक्शन कैसे है बेटे? डोमेस्टिक फर्म्स की प्रोटेक्शन की बात करो थोड़ी सी। तो उसके बाद जो है लोग अगर इंपोर्ट्स नहीं करे तो वो डोमेस्टिक गुड्स पे स्पेंडिंग करें। एब्सोल्युटली, दैट्स इट, ठीक है। Shayan, anyone you want me to make this graph? Yeah, totally clear है? सिर्फ नाद है। Sure. सिंपल सप्लाई कर्व शायन लेफ्ट पे शिफ्ट होगा। आपकी रिवीजन मुझे इतनी स्ट्रांग नहीं लग रही मेरे बेटा, जितने आप ओके अच्छे ठीक है सर, पता है मुझे। समझ आ गया। आगे चलिए मैं आपको मार्क्स की भी यस दिखाता सर। हूँ ताकि थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये सप्लाई का सिंपल सा ग्राफ था, और मोस्ट प्रॉब्ली मार्क्स के में लिखा होगा कि एग्रीगेट सप्लाई नहीं कहना। इट हैज डेप्रिशिएटेड 1 मार्क, डेप्रिसिएशन वाज अबाउट 6 युआन पर डॉलर, ठीक है, 6 युआन पर डॉलर टू 6.9, यानी 0.9 0.8 भी मान लेगा, कोई मसला नहीं। उसके बाद जी उसने कहा एक्सपेक्ट आंसर्स बिटवीन 14 एंड 16%, दोनों वो मान रहे हैं। Tariff जी, for an explanation of how a tariff can work, stressing it is a tax duty on imported goods, उनको महंगा करेंगे, लोकल गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होने से, प्राइस बढ़ने से। 1 मार्क फॉर PQDS, डिमांड सप्लाई, प्राइस क्वांटिटी, नो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। 1 मार्क फॉर शोइंग डिस्टिंक्शन बिटवीन सप्लाई विदाउट टैरिफ एंड सप्लाई विद टैरिफ, ठीक है। ये सिंपल आपका, मैं आपको समझाता हूँ उसको लेबल कैसे करना है, एक बार बना ही देता हूँ ताकि किसी को बाद में कंफ्यूजन ना आए। मैं जल्दी से यहाँ पे ये ग्राफ बना रहा हूँ, और उसके 2 मार्क्स हम ग्राफ के कैसे लेंगे। कम ऑन, यस बच्चों, ये देखिए, व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट सिंपली ड्रॉ योर एक्सेस, डोंट बी इन अ हरी, इधर प्राइस लिख दो, इधर क्वांटिटी। सप्लाई कर्व ऊपर स्लोप होता है, डिमांड कर्व नीचे स्लोप होता है, इकट्ठा करके इक्विलिब्रियम बनता है, प्राइस क्वांटिटी। अब इंपोर्टेड गुड्स पे टैरिफ लगा, सप्लाई कर्व शिफ्टेड टू लेफ्ट, इक्विलिब्रियम E1 पे आया,
प्राइस बढ़ने से इंपोर्ट्स की देखो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ना, तो एज अ रिजल्ट हमारी प्रोटेक्शन हो गई। एस के साथ लिख दो, पहले वाले के साथ विदाउट टैरिफ और फिर विद टैरिफ। समझ आ गया मेरे बच्चों? अब कहो जी, एज सीन इन द फिगर, import tariff is an indirect tax on imported goods. It will raise the cost of importing. Supply curve will shift to S1 inward, raising the price, which will contract quantity demanded. Now from Q to Q1, less imports will come and domestic goods will be bought. Local industries will be protected. सबको समझ आ गया है या थोड़ा सा और बताऊं? आई थॉट अब इस स्टेज पे ये ग्राफ सबको बकायदा याद होने चाहिए। शायान, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज आर द मोस्ट कॉमन ग्राफ्स। डायरेक्ट टैक्सेस पे मेरे याद में कोई ग्राफ आज तक नहीं आया एग्जाम में, उससे डिमांड कर्व शिफ्ट होता है लेफ्ट पे। इनडायरेक्ट टैक्सेस, चाहे टैरिफ हो, चाहे एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे वैल्यू एडेड टैक्स हो, चाहे जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज पे, चाहे वो कहे फिजी ड्रिंक्स पे टैक्स लग गया, कोलाज पे लग गया, डीमेरिट गुड्स पे, दैट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। शायान, गॉट इट? Yes, sir. Okay. Up next, G, C part. Let's see, G, explain two effects of the fall in China's current account surplus for China's economy. General question है, डेटा में कुछ नहीं दिया हुआ था, हमने पढ़ा हुआ है। सिलेबस के उस हिस्से पे जाओ, करंट अकाउंट सरप्लस के क्या नुकसान होते हैं या फायदे होते हैं कंट्री को। सो आई एम गोना गिव दिस वन टू, लेट्स से, रायान। एक इफेक्ट आप बताएं, कोई पॉजिटिव इफेक्ट बता दें। चाइना का करंट अकाउंट सरप्लस होने से चाइना की इकोनॉमी पे क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आएंगे, 2 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन कर दो। सॉरी सर मैं बताऊं? रायान किधर है? Has he left the meeting? सर क्वेश्चन में हमारा फॉल पूछा हुआ है। Oh yeah, fall in China's account, sorry, fall in China's current account surplus, fall हुआ है surplus, ठीक है, उससे इफेक्ट बताएंगे, सही है। एक पॉजिटिव, पहले नेगेटिव बता दो, कोई बच्चा बता दो। सर हमारा जीडीपी गिर जाएगी या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी? आप एंड इफेक्ट पे चले गए हो, तसल्ली से दोबारा स्टार्ट सर करो। पहले यस यस, सर पहले तो हमारी इंपोर्ट्स इंक्रीज होंगी। ओके, लिविंग स्टैंडर्ड सर इसकी वजह आप भी एंड पे जा रहे हैं, आप बिल्कुल आसान एंड पे जा रहे हो। सर कंपोनेंट जो है एग्रीगेट डिमांड यस, का, थैंक यू। वो कम होगा। एक्स माइनस एम में कमी आएगी, उससे कौन सी चीज गिरेगी? Demand pull inflation. यार वो बाद में, कौन सी चीज गिरेगी? एग्रीगेट डिमांड। उसके गिरने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। इस तरह करें बेटे, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी अलबत्ता। पहले हम नेगेटिव कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ reduced current account surplus, x minus m part of aggregate demand will fall, aggregate demand will fall, shift to the left, causing unemployment, fall in GDP, living standards and economic growth. अपना हसान समझ आ रही है? आप एंड वाली स्टेटमेंट दे गए हो, लिंक बता ही नहीं सके, 1 मार्क शायद वो दे दे अगर बहुत वो जेनरस मूड में। हसान, गॉट इट? प्लीज एक्स माइनस एम वाला क्वेश्चन हो, एग्रीगेट डिमांड को नहीं भूलना, ठीक है? अब बिकॉज एग्जाम्स पास हैं, बी वेरी क्लियर विद योर आंसर्स। अच्छा जी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का कोई बच्चा प्रॉपर्ली बता दो। सर करंट अकाउंट डेफिसिट में जाएगा, इससे डेफिसिट नहीं है, सरप्लस कम हुआ है, सरप्लस कम हुआ है। सरप्लस में जाएगा तो सर जो हमारा x माइनस m कंपोनेंट होगा वो रिड्यूस होगा, जिससे हमारा एग्रीगेट डिमांड विल फॉल, व्हिच विल रिजल्ट इन डिमांड पुल इन्फ्लेशन राइज। ओ क्या कर रहे हो? एग्रीगेट डिमांड को गिराई और डिमांड पुल इन्फ्लेशन को बढ़ा दिया है। और डिमांड सर जब हमारा सरप्लस कम होगा तो सर हमारी एग्रीगेट डिमांड गिरेगी। सर उसकी जैसे जो डिमांड सर तो क्वांटिटी डिमांडिंग गिरने की वजह से सर डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड नहीं थी, पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ था एग्रीगेट, पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा और कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और कर लेते हैं कि सरप्लस कम होने की वजह से, ठीक है, हमारे मुल्क में मनी सप्लाई कम आएगी पहले के मुकाबले में। मनी सप्लाई कम आने से दोबारा कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट कम, एग्रीगेट डिमांड कम, इस तरह भी आप इसको एंगल कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन मेरे बच्चों? ओके, नंबर डी, इसके मार्क्स स्कीम चले जल्दी से देख लेते हैं ताकि साथ साथ कवर होती जाए। अब बेटे, if there's a decline in demand for export, resources could be diverted to produce domestic goods.
उसने पहले फायदे किए हैं. There could be a reduction in inflationary pressure if there's a fall in aggregate demand. If the fall in surplus is due to increase in imports, it could lead to higher living standards. A lower demand for exports would lead to unemployment. There could be a decrease in GDP and economic growth. हमने दो उसमें से पिक कर लिए थे. हमें कोई दो वेल एक्सप्लेन्ड चाहिए यहाँ पे. समझ आ गई बच्चों? दो मार्क्स का चाहिए था सिर्फ. किसी को यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो? राइट, अब हम चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे. D part. Explain two likely reasons why China has opted for a managed float exchange rate system. Simple managed float exchange rate system के फायदे. क्यों चाइना मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कर रहा है? एनीवन जी, ताकि मैं टाइम बचाऊं, वरना मैं इंडिविजुअल बच्चों से पूछता. सर यस यस यस. मैनेज फ्लोट एक्सचेंज रेट से हम दोनों के फायदे उठा सकते हैं. कौन से दोनों के? शाबाश बताएं. फ्लोट एक्सचेंज रेट एंड फिक्स के. बहुत अच्छे, शाबाश. और बताएं. एनीवन एल्स? शाबाश. मैनेज एक्सचेंज रेट से सर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कम प्रेशर आता है. बहुत अच्छे, शाबाश रायान. दिस इज द आंसर. और जी, गवर्नमेंट को पूरा टाइम इंटरवीन नहीं करना पड़ता, इस वजह से गवर्नमेंट अदर एक्टिविटीज अगर एम्स पे फोकस कर सकती है. शाबाश, दैट्स द आंसर. सो द टू लाइकली रीजंस आर that with managed floating exchange rate, currency is allowed to float between two upper and lower limits. The pressure on foreign exchange reserves reduces. They can be used for other important purposes. 2 marks. As government is not focusing too much on managing exchange rates, they can focus on other aims such as unemployment, inflation, etc. 4 marks. एहतियातन एक और भी कर लेते हैं. Managed float exchange rate brings stability of exports and imports because it moves between two upper and lower limits. Currency becomes relatively stable, more investment comes in the country, trade flows smoothly होती हैं. सबको समझ आ गया बेटे? सिंपल सा क्वेश्चन था. अब मुनीब कैसा लग रहा है? पेपर आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? समझ रहे हो ना? जितने पेपर करते जाओगे, जितना गुड़ उतना मीठा. ठीक है, खुद भी करें आप लोग. सेक्शन एज को मैंने पहले एक बार आप लोगों का खौफ दूर करना था और अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक बच्चों का अच्छा हो गया. लास्ट क्वेश्चन जी, थोड़ा सा टफ होता है नॉर्मली. लेट्स सी. डिस्कस हु वुड बी द विनर्स. आसान है. Discuss who would be the winners and losers from protectionist war between US and China. Forget US and China. लिंक दे देना, अप्लाई कर देना थोड़ा सा, लेकिन डेटा में कुछ नहीं है. कौन प्रोटेक्शन की वजह से विनर कौन होता है? कौन कौन सी इंडस्ट्रीज फायदे प्रोटेक्शनिज्म के? सनशाइन नहीं हुए, सनराइज या सनसेट, इन्फेंट या सनराइज. सनशाइन कोई नहीं होती. नो वरीज. सनराइज, फिर सनशाइन बोल रहे हो. सनसेट इंडस्ट्रीज, सनराइज. एक और कर लेते हैं. एंटी डंपिंग मेजर के तौर पे दूसरी कंट्रीज हमारे मुल्क में डंपिंग नहीं कर सकेंगे लो कॉस्ट पे, हमारी लोकल फर्म्स बंद नहीं होंगी, करंट अकाउंट बेहतर. अब उसने कहा विनर्स एंड लूजर्स, तो विनर कौन है? वर्कर्स इन सनसेट एंड सनराइज इंडस्ट्रीज, उसके एम्प्लॉइज जो हैं. ठीक है, हाँ हाँ. करंट अकाउंट का बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब नहीं होगा, उससे गवर्नमेंट का रिजर्व्स बेहतर हो जाएंगे. नुकसान क्या है जी? प्रोटेक्शन करेंगे तो कंज्यूमर्स की क्या होगी? चॉइस कम हो जाएगी. उससे उनकी सॉवरेंटी में कमी आएगी, वेलफेयर में कमी आएगी. साथ में फर्म्स को सस्ते अच्छे इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स, बाहर की टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, उससे उनकी एफिशिएंसी में कमी आ जाएगी. जरूरी है अपना कंपैरेटिव एडवांटेज डेवलप नहीं कर सकेगा चाइना एंड यूएस बिकॉज दे आर बोथ फोकसिंग टू मच ऑन प्रोटेक्टिंग देयर इंडस्ट्रीज इनएफिशिएंट हो जाएंगी प्रोटेक्शन की वजह से. Evaluation, protectionism is only useful in short run. There'll be some winners and losers in short run. However, in long run, trade war will not benefit any of the countries. They will need to remove protection in long run. समझ आ गया बच्चे? वही चीज बार बार हम कर रहे हैं. कोई क्वेश्चन यहाँ पे इस पूरे पेपर के बारे में? एक्सीलेंट. सनशाइन नहीं, सनराइज. ओके. और शायान मुझे दोबारा बता दो, टैरिफ या कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, उससे कौन सा कर्व किधर शिफ्ट होता है? सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट. और जब तक पूरी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश की बात ना हो या गवर्नमेंट पॉलिसीज की, तो आपने एडीएएस लेबल नहीं करना, खाली प्राइस क्वांटिटी डिमांड सप्लाई. ठीक है? यस सर. ठीक है. अच्छा, जिन बच्चों को कंफ्यूजन है, मैं थोड़ा सा आपको एक ट्रिक बताऊं. आप दोनों ग्राफ बना दो और आप कहो इफ टैरिफ वाज इम्पोज्ड ऑन ऑल गुड्स
aggregate supply will shift. But if it was imposed on certain goods, only supply curve will shift. इसमें वो आपके मार्क्स भी नहीं काट सकेगा और आपके सेफ्टी हो जाएगी. मैंने दोनों बना दिए, कोई गलती नहीं है. फॉलो कर रहे हैं उम्मीद एवरीबडी? देखो आप दो फिगर्स बना दो. फिगर ए लिखो टैरिफ्स इम्पोज्ड ऑन ऑल इंपोर्टेड गुड्स. फिगर बी टैरिफ्स इम्पोज्ड ऑन सिलेक्टेड इंपोर्टेड गुड्स. ऑल वाले में एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड लेबल करो, एग्रीगेट सप्लाई को शिफ्ट करो लेफ्ट पे. फ्यू गुड्स वाले में सिर्फ डिमांड सप्लाई लेबल करो, सप्लाई कर्व को लेफ्ट पे शिफ्ट करो. तो बताओ कि अगर तो सिलेक्टेड थी तो सिर्फ डिमांड सप्लाई माइक्रो हिस्सा है, लेकिन अगर पूरे मुल्क की चीजों पे इंपोर्ट्स पे था तो शायद एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट हो जाएगी. फॉलोइंग द पॉइंट? मतलब यू ट्राइंग टू सेव योरसेल्फ इफ यू आर अनश्योर. वैसे आपको अनश्योर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अनश्योर हैं तो फिर इस तरह कर लें. ओके, लेट्स मूव ऑन जी. लास्ट पेपर आज का समर 19 क्वेश्चन पेपर 23. हमने 22 किया हुआ है. 23 इट ब्रिंग्स सम मेमोरीज. कौन सा पेपर है ये कुछ मजे का पेपर था. OPEC and Nigeria. Yes, very different paper from normal. So this will test your mettle. Be confident. डरना नहीं है, आराम से कॉन्फिडेंस से करना. एकदम से जब मैंने 23 पढ़ा ना, मुझे एकदम से याद आया कि शायद ये नाइजीरिया वाला पेपर है. एंड इट वाज अ प्रीटी गुड पेपर. थोड़ा सा A2ish का पेपर था, A2 स्टाइल वाला, which is okay. Let's do it now. Difficult times for OPEC. The Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC, has 13 members and produces over 30 million barrels of oil a day, responsible for half of global production. Its members, strongly influenced by Saudi Arabia, seek to limit supply of oil in order to sustain stable prices to aid their economic development. OPEC के बारे में थोड़ा सा बता रहा है कि जो 13 कंट्रीज जो एक्सपोर्टिंग हैं, बड़े वाले ऑयल एक्सपोर्टर्स, ये सारे अरब कंट्रीज हैं मेनली. इसमें नाइजीरिया भी है, एक दो बाहर अफ्रीकन है, बाकी सारे अरब्स हैं, ईरान है. वो कहता है जी इस मेंबरशिप वाली जो ये कार्टेल है OPEC, ये सप्लाई को इन्फ्लुएंस होती है सऊदी अरेबिया के डिसीजन से ज्यादा. सप्लाई ऑयल की जो है उसको लिमिट करते रहते हैं ताकि प्राइसेस ऑयल की स्टेबल रहें, ऊपर जाती रहें. सप्लाई कम हो तो प्राइस बढ़ती है, शॉर्टेज क्रिएट होती है. OPEC members have become concerned about the increase in oil production in the United States due to use of fracking, a new technique for extracting oil. ये समंदर की तह में से, चट्टानों में से ऑयल निकालता है अमेरिका. बड़ी महंगी टेक्निक है, but it has caused a lot of एरिज़ोना का ऑयल अमेरिका निकालना शुरू हो गया. And its impact on world oil prices and OPEC's own market share. वो परेशान है कि अब अमेरिका ने नई टेक्निक डेवलप कर ली है, उनका ऑयल सप्लाई बढ़ेगी उधर से, तो हमारा नुकसान होगा, हमारा ऑयल सस्ता हो जाएगा सप्लाई बढ़ने से, और हमारा मार्केट शेयर अमेरिका ले जाएगा. In 2014, OPEC decided to increase its own supply of oil in a bid to bankrupt high-cost US producers. ये महंगा प्रोसेस था. उन्होंने कहा कि इतनी सप्लाई बढ़ाओ कि दुनिया में ऑयल की प्राइस कम हो जाए और यूएस की कंपनीज बैंकक्रप्ट हो जाएं. The effects were remarkable. A 12% increase in OPEC's production saw the world price fall by around 60% to less than $30 per barrel. This was much lower than the US producers' cost, but it led to a 45% cut in OPEC's oil revenue. In late 16, it was clear that governments in OPEC countries were suffering from reduced oil revenue. Price कम करने से revenue कम हुआ है. थोड़ा सा सोचिएगा क्या elasticity है डिमांड की. There was also growing evidence that US oil producers had been able to cut costs to remain competitive with OPEC. उधर से अमेरिका ने टेक्नोलॉजी बेहतर कर ली, अपनी कॉस्ट कम कर ली, तो वो मुकाबले में रहे still. Even though the world price was still below $50 per barrel, this was thought to be the minimum price for producing oil in the US. यहाँ पे सऊदी वगैरह गलती कर गए. In a surprising change of policy, OPEC decided to cut its oil production by 3%, supply कम की. The result was a 10% increase in world price of oil. यहाँ पे थोड़ा सा और करते तो अमेरिका ने डूब जाना था, अमेरिकन कंपनीज ने, लेकिन ये जल्दबाजी कर गए. Nigeria is the largest economy in Africa. It produces 8% of OPEC's total supply of oil, which accounts for over 80% of Nigeria's export revenue. Nigeria's economy has been seriously affected by OPEC's decisions to increase supply on the world market, oil supply on the world market. Its GDP, a measure of total national output, has continued to fall along with oil output. The slowdown in economy has affected taxation paid to the government. In addition, import restrictions have been put in place to try to offset a severe shortage of foreign currency. Figure 1.1 oil output दिखा रहा है. Figure 1.2 annual percentage growth rate of oil production दिखा रहा है. अब क्वेश्चन पे आते हैं. डेटा समझ आ गया बेटे या थोड़ा सा और बता दूं?
Okay, describe using figure 1.1 the change in oil production in Nigeria between 15 and 16. राफे देखो फिगर 1.1 2015 से लेके 2016 में ऑयल प्रोडक्शन में क्या चेंज आया है? कम हुई है, ज्यादा हुई है, कितने से कम हुई है? 2 मार्क्स है। फॉल हो गई है। शाबाश, 1 मार्क हो गया। कितनी फॉल हुई है? 2.2 से 1.6 तक सर तकरीबन। वेरी गुड, ऑलमोस्ट 0.6 मिलियन बैरल्स पर डे। इस तरह लिखना है, फॉल इन ऑयल आउटपुट। किसी को समझ ना आई हो बेटे? बच्चे क्या करते हैं, ट्रेंड बताना शुरू होते हैं, Q2 में गिरा, 3 में बढ़ा। इस तरह नहीं, उसने कहा ओवरऑल ऑयल आउटपुट बिटवीन 15 एंड 16 में क्या चेंज आया। चेंज क्या होता है, ज्यादा या कम? कम हुई है ऑयल आउटपुट बाय हाउ मच? 2.2 मिलियन बैरल से 1.6 से, साथ लिखना मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे। तो 0.6 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे कम हुई है ऑयल आउटपुट नाइजीरिया में 2015 और 16 के बीच में। किसी को यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो? ओके, अदन देखिएगा सेकंड क्वेश्चन। मुश्किल है जरा थोड़ा सा, क्योंकि आपको डेटा से करना पड़ेगा। आसान लगेगा जब डेटा को सही समझ जाओगे। कंपेयर यूजिंग सप्लाई एंड डिमांड डायग्राम। सिंपल सप्लाई एंड डिमांड डायग्राम बनाने। हाउ OPEC's डिसीजन अफेक्टेड द वर्ल्ड प्राइस ऑफ ऑयल इन 2014, आपने ये बताना है। एंड इन 2016 का मुझे बताएंगी रामीन आसिफ। तो लेट्स गो टू 2014। डेटा देखो, डिमांड सप्लाई में सोचो क्या होगा। 2014 कहाँ है जी? यहाँ पे। In 2014, OPEC decided to increase its own supply of oil in a bid to bankrupt high-cost US producers. जी, क्या होगा डिमांड सप्लाई के कर्व पे? कौन सा कर्व किधर शिफ्ट हो रहा है इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक? सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट हो रहा है, उसके रिजल्ट में प्राइसेस कम, क्वांटिटी ज्यादा। समझ आ गया ना? और उसने कहा कि कंपेयर करो, एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं, आप करना चाहो एक्सप्लेन कर देना टू बी ऑन द सेफ साइड। रामीन आप 16 में देखें। 16 में उसने कहा जी गवर्नमेंट को रेवेन्यूज के मसले हो रहे थे, बहुत वो परेशान हो रहे थे। इन अ सरप्राइजिंग चेंज दे कट ऑयल प्रोडक्शन बाय 3%, जिसके रिजल्ट में वर्ल्ड प्राइस 10% बढ़ी। अब बताएं जी कौन सा कर्व किधर शिफ्ट होगा? रामीन सर सप्लाई कर्व लेफ्ट पे। परफेक्ट। डू नॉट वरी कि पहले में सप्लाई शिफ्ट होता है दोबारा सप्लाई। जाहिर बात है, प्रोडक्शन पहले ज्यादा की थी, सप्लाई बढ़ गई, अब कम की, सप्लाई कम हो गई। ऑल 4 मार्क्स, जस्ट दीज 2 ग्राफ्स। किसी बच्चे को यहां प्रॉब्लम आई थी? बताएं मुझे। अब जरा नोट करें, पहला भी बच्चे ने बताया था 2 मार्क्स पूरे, दूसरा भी 4 मार्क्स बच्चों ने बताया। मैंने कोई खास हेल्प नहीं की, सिर्फ सही जगह पे जाके कर दिया ताकि हम थोड़ा टाइम बचाएं, आप लोग आराम से देखेंगे। 6 मार्क्स आपके आ चुके हैं। और मैं क्या बोलता हूं, 10 से 12 ले गए आप लोगों का ए इंशाल्लाह पक्का है। सी पार्ट बहुत ही कुछ स्मार्ट बच्चा सॉल्व करेगा। द डिमांड फॉर, मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था व्हाइल डूइंग द डेटा। एक मिनट हौसला। डिमांड फॉर OPEC's oil is priced inelastic. What evidence is there in the information to support this claim? जब मैंने ये पेपर पास्ट पेपर का दिया था बच्चों को सॉल्व करने के लिए, बच्चों ने कहा जी ऑयल इज अ नेसेसिटी, इनइलास्टिक डिमांड। सही है, लेकिन डेटा में तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। वन बाय वन 3% चेंज है। क्या हुआ है बेटे? So 3% oil production कम करने से 10% increase आया ना प्राइस में। No, that is no. सेकंड पैराग्राफ का ये कौन बोल रही है? सर सेकंड पैराग्राफ। माहीन, रामीन। यस सर। वेल डन, बता दें। सर सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन। बताएं क्या हो रहा है? 12% इंक्रीज की वजह से 60% फॉल आया। रॉन्ग, वो सप्लाई का सीन है बेटे, वो सप्लाई का सीन है। पीडी कैसे पता लग रही है आपको? ये चीज much lower than US producers cost, but it led to 45% cut in OPEC's oil revenue. डिमांड इलास्टिक बनाओ, प्राइस कम करके देखो, रेवेन्यू गिर जाता है, रेवेन्यू बढ़ जाता है। इन इलास्टिक लगाओ, स्ट्रेट लाइन सा कर्व, प्राइस कम करोगे, क्वांटिटी डिमांडेड बहुत थोड़ी बढ़ेगी, रेवेन्यू गिर जाएगा। 2 मार्क्स कैसे आएंगे? The evidence is that the reduction in price caused fall in 45% revenue of oil. If demand was inelastic,
A greater percentage fall in price would lead to a smaller percentage increase in quantity demanded, causing a fall in revenue. समझ आया बच्चों? Yes, sir. Anyone who's struggling here? उसने बड़ा ट्रिकीली यहाँ पे प्राइस और सप्लाई के साथ मिक्स किया, बच्चे भाव ले लेंगे, नहीं नहीं नहीं। रेवेन्यू, प्राइस कम होने से रेवेन्यू गिर रहा है मींस इनइलास्टिक डिमांड है, उसमें प्राइस बढ़ानी होती है। नेक्स्ट लेट्स गो टू, चले ये सही 2 मार्क्स लेट्स से मोस्ट बच्चों के कट गए, 6 आप लोगों के थे डी पार्ट। इन फिगर 1.2 ये आप लोग बहुत अच्छे हो गए और उम्मीद आज फिर अच्छा करोगे। shows that oil production in Nigeria's oil sector declined sharply from Q1 of 16. During this period, total national output for Nigeria fell by an annual rate of only around 2%. अच्छा, ये different question है. What can be inferred about this? What can be inferred from this about the relative importance of non-oil sectors in Nigeria? तसल्ली से इंटरप्रेट करें, आप लोगों को मैं 10-12 सेकंड दे रहा हूँ, तसल्ली से इंटरप्रेट करें। सर मुझे ऐसा लगता है कि नॉन ऑयल सेक्टर्स जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। राफे आप हैं? जी सर। आप मास्किंग तो नहीं खोल के बैठे हुए मेरे बेटा? नहीं सर मैं। गुड बॉय, इफ यू हैवंट देन इट्स एन ऑसम इंटरप्रिटेशन। ऑयल बहुत ज्यादा उसकी प्रोडक्शन कम हुई है 16 में, देखो बाय अबाउट -3 से -18 तक चलेगी, 15% ऑयल प्रोडक्शन गिरी है, लेकिन नेशनल आउटपुट सिर्फ 2% गिरी है। इसका मतलब है कि ऑयल के अलावा दूसरे जो सेक्टर्स हैं वो बहुत बड़े हैं, C+I+G वगैरह। ऑयल जो एक्सपोर्ट्स इनका रेवेन्यू लाता है वो बहुत छोटा सा सेक्टर है। समझ आ गई बच्चों या दोबारा बता दो? 90% तकरीबन दूसरे सेक्टर है अगर हम इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें, बट वी डोंट नीड टू गो देयर। सिर्फ ये समझो कि बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुई ऑयल प्रोडक्शन में, तो जीडीपी ज्यादा गिरना चाहिए था। अगर ऑयल बड़ा हिस्सा होता जीडीपी का, ऑयल छोटा सा हिस्सा है जीडीपी का, इसलिए नेशनल आउटपुट सिर्फ 2% गिरी है, जबकि वो 15% गिरा था ऑयल। समझ आ गई बच्चों? 100% क्लियर? ऑलराइट जी। एनालाइज यूजिंग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अब इधर ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, उसने ग्राफ नहीं मांगा, उसने कहा है एनालिसिस यूज करो। टू लाइकली इफेक्ट्स ऑन ओपेक्स पॉलिसी ऑन द इकोनॉमी ऑफ नाइजीरिया। डेटा में भी दिया हुआ है। नाइजीरिया ने ओपेक ने पहले सप्लाई बढ़ाई जिससे वर्ल्ड ऑयल प्राइस गिर गई। तो ये देखो यहां से लेके यहां तक काफी कुछ उन्होंने बताया हुआ है, पढ़ लो एक दफा, फिर अपने वर्ड्स में कोई बच्चा इसको बताएं एग्रीगेट डिमांड से लिंक करके, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई एनालिसिस की हमने बात करनी है। नेगेटिव इफेक्ट्स बता दो, और फिर कोई पॉजिटिव इफेक्ट समझ में आते हैं तो वो भी बता दीजिएगा। Now don't copy it out, इसको वो एक्सप्लेन करें आप, मतलब इसको रीफ्रेज करें। Who wants to go? सर क्वेश्चन एक दफा दोबारा दिखाते हैं। Absolutely. Analyze using aggregate demand and aggregate supply two likely effects, positive भी हो सकते हैं negative भी, of OPEC's policies on the economy of Nigeria. तो let's say 2014 में जो OPEC ने ऑयल सप्लाई बढ़ाई है, नाइजीरिया के एक्सपोर्ट का 80% ऑयल था। X-M सोचें और इकोनॉमी ड्रेसर के उन्होंने खुद भी बता दिए, थोड़ा सा बताएं मुझे। ऑयल सस्ता हुआ है उनका और इनइलास्टिक डिमांड थी, जरा सोचते जाएं। दिस इज प्रॉब्ली अ टफ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। मुझे बताएं, हमारी एक्सपोर्ट का 80% ऑयल हो और ऑयल को सस्ता कर दिया जाए जबकि डिमांड भी इनइलास्टिक है, तो हमारा रेवेन्यू एक्सपोर्ट से कम होगा, कम हो जाएगा। उससे एग्रीगेट डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? एग्रीगेट डिमांड कम होगा, जीडीपी गिरेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट होएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, टैक्सेशन से रेवेन्यू कम आ रहा है गवर्नमेंट को, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लग गई उनके ऊपर, उससे उनकी मुल्क में फॉरेन करेंसी की शॉर्टेज होगी। उसने खुद ही बहुत कुछ बता दिया, उसने 2-3 इफेक्ट नेगेटिव खुद बता दिए। कोई पॉजिटिव इफेक्ट जी एग्रीगेट डिमांड गिरने से, अभी जो पीछे भी किया है,
क्या पॉजिटिव इफेक्ट है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम हो जाती है। समझ आ गया जी? सबको क्लियर हो गया है? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? सर एक दफा रिपीट कर दे। लेट्स गो टू द मार्क स्कीम, ताकि आपको सामने नजर अभी आ जाए लिखा हुआ, ताकि और अच्छा हो जाए। कौन सा था जी? ई पार्ट। रेफरेंस टू टू पॉलिसीज इज is essential for full marks for explaining the likely effects on Nigeria of OPEC policy of increased supply and reduced price. For explanation likely effects on Nigeria, दूसरे मैं भूल गया था, 16 में जब उन्होंने सप्लाई कम की थी और प्राइस बढ़ी थी ऑयल का, उसका इफेक्ट। तो 2014 से 16 ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने सप्लाई बढ़ाई, जिससे प्राइस ऑयल की कम हुई, उससे रेवेन्यू कम हुआ नाइजीरिया की एक्सपोर्ट्स का, एग्रीगेट डिमांड गिरी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, जीडीपी गिरा है, टैक्सेशन से रेवेन्यू कम हुआ है, इकोनॉमी पे नेगेटिव इफेक्ट्स आए। हाउएवर 16 में जब उन्होंने सप्लाई कम की ऑयल की, उससे प्राइस बढ़ी ऑयल की, रेवेन्यू बढ़ा होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी होगी, और उसके थ्रू जो है हमारे मुल्क में पॉजिटिव इफेक्ट्स आए होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट नाइजीरिया में कम हुई होगी, जीडीपी बढ़ा होगा। समझ आ गया मेरे बेटा? दोबारा बताऊं या क्लियर है? वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। सर एक दफा रिपीट करना, मैं लिख रहा हूँ तसल्ली से। हुआ क्या है? इन 2014 ओपेक इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ऑयल, उससे प्राइस गिरी ऑयल की, ये लिखा हुआ है आपकी मार्क स्कीम में। दिस हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन नाइजीरिया। यहां पे देखो, नाइजीरिया पे एडवर्स इफेक्ट आया। सीरियसली इफेक्ट क्या आया? एग्रीगेट डिमांड गिरी, जीडीपी गिरा, नेशनल आउटपुट कम हुई, टैक्सेशन से रेवेन्यू गवर्नमेंट को कम आया। ये सारा पैराग्राफ रायान आपका आंसर है अपने वर्ड्स में लिखने से। शॉर्टेज ऑफ फॉरेन करेंसी हो गई। समझ आ गई बात? यस सर। 2016 में उन्होंने सप्लाई कट की ओपेक ने, उससे प्राइसेस बढ़ी ऑयल की। अब नाइजीरिया का एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ा, X-M में इंजेक्शन आया, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट कम, जीडीपी ज्यादा, अपवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट, लेकिन इन्फ्लेशन भी आ सकती है। समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? सर आगे समझ। शाबाश, अब आप लोग काफी करीब पहुंचते हो। अलबत्ता यहाँ जो पॉज आया था, आई न्यू दिस पेपर विल बी अ लिटिल बिट ट्रिकी फॉर यू गाइस। लास्ट जी, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हमारे पास चॉइस नहीं है बट टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आर्टिकल, the extent to which OPEC will be able to control the world price of oil. Price is determined through demand and supply. ऑयल हो, आलू हो, कोई चीज हो। अब हमने डेटा से जाके ढूंढना है ओपेक का मार्केट शेयर कितना है, उनका कितना कंट्रोल है वर्ल्ड प्राइस ऑफ ऑयल पे, 3 मार्क्स के लिए। और क्यों उनका कंट्रोल अब नहीं है, कुछ थोड़ा सा अमेरिका की उन्होंने बात की थी, फ्रैकिंग वगैरह की, वो 3 मार्क्स हम उल्टी साइड पे लेंगे और फिर कंक्लूजन देंगे कि कितना कंट्रोल है। Let me divide it between 3 kids who have been not speaking much. असद महबूब, आप बेटे इंफॉर्मेशन ढूंढोगे इनका मार्केट शेयर कितना है ऑयल का। मैं ऊपर दिखाता हूँ सारा। यस सर। आप इस क्वेश्चन को आपने सुना है मैंने क्या बोला है कि कैसे करना है? यस सर। आपने क्या, आपका टास्क है, आपने 3 मार्क्स। जी जी बोले। आप कहें सर 3 मार्क्स। 3 मार्क्स फॉर हाउ मच, मतलब कि ऑयल की प्राइस को कंट्रोल कर सकता है, ओपेक के पास पावर है। 3 मार्क्स आपने ढूंढने, ये उनका वर्ल्ड में मार्केट शेयर ढूंढना है, और थोड़ा सा एविडेंस डेटा पे कि जब भी उन्होंने सप्लाई को कम किया, ज्यादा किया, तो मार्केट प्राइसेस पे क्या असर आया। 3 मार्क्स, बहुत सीधा सीधा आपका। उल्टी साइड का मैं दे रहा हूं, लेट्स से अदन चौधरी, आपने देखना है कि क्यों वो कंट्रोल नहीं कर सकेंगे वर्ल्ड प्राइस ऑफ ऑयल का। थोड़ा अमेरिका वाली साइड पे जाके कंक्लूजन करेंगे जी। कौन कंक्लूजन करेगा? लेट्स से माहिरा आबिद। ठीक है जी, लेट्स गो टू असद। तसल्ली से देखो, पहले 2-3 पैराग्राफ में सारी इंफॉर्मेशन है। ढूंढो पहले पैराग्राफ में कितना मार्केट शेयर है सऊदीया का, सॉरी ओपेक का। असद अभी तक तो पता लग जाना चाहिए था कितना मार्केट शेयर है इनका। million barrel of oil a day. No, that's not market share. Market share is something else. जरा देखो। सर मैं बता दूं। सर मैं बताऊं। सर मैं बता दूं। 50% I guess. 50% साफ लिखा हुआ है, हाफ ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। अब नीचे देखें असद,
जब उन्होंने सप्लाई चेंज की थी 2014 में भी और 16 में भी, क्या मार्केट प्राइसेस पे इफेक्ट आया था? डू दे हैव एनी इफेक्ट ऑन मार्केट प्राइस ऑफ ऑयल? कंट्रोल कर सकते हैं? सर 45% कट हुआ था रेवेन्यू पे। रेवेन्यू नहीं पूछ रहा यहाँ पे बेटे, ऑयल प्राइस पे कितना कंट्रोल है उनका? प्लीज मिक्स नहीं करो बातों को। 50% लेस। एक मिनट, नहीं असद को करने दें बेटे, लेट हिम थिंक। असद, जब उन्होंने 2014 में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऑयल की सप्लाई बढ़ाई थी, तो क्या वर्ल्ड मार्केट प्राइस पे इफेक्ट आया था? यस सर आया था। 12% 60% लेस हुई थी प्राइस। शाबाश। So even just a 12% increase in supply caused 60% fall in world price of oil. So they have control over oil prices. Next G, 16 में जब उन्होंने 3% कट की थी ऑयल सप्लाई, मार्केट प्राइस पे क्या असर आया था? आप समझ आ रही है सर? कुछ नई बात नहीं, इसी डेटा से मैंने भी निकाला है। तो आपने 3 मार्क्स लिए। They can control the price of oil as they have half of the world global production, 50% market share. When they cut price in 14 by 12%, world price fell by 60%. Hence, they show a great control over oil price. When they cut supply by 3%, market price of oil rose by 10%. All evidence suggesting they have control over market price. क्यों कंट्रोल नहीं है? ये बताना है हमें अदन ने। यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में जरा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। सर वो इसलिए क्योंकि उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी यूज की है सर, जिसकी वजह से सर ट्रैकिंग सर। उससे क्या हुआ है? शाबाश सर उससे ये हुआ है कि सर वो यानी कि सर उनकी यानी कि वो compete करने लग पड़े। शाबाश, उनके पास भी ऑयल सप्लाई है वो एक। यस सर, और आगे सर सेकंड यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि वो जो यूएस है उसके प्रोड्यूसर्स अभी भी इनके अपना जो मुकाबला कर पा रहे हैं, वो कम कर सकते हैं। और थर्ड पैराग्राफ में देखो, ओपेक कंट्रीज का जब रेवेन्यू गिरा था तो वो सस्टेन नहीं कर पाए थे प्राइस फॉल को, तो उनका कंट्रोल यहाँ कम होता जा रहा है। जैसे रेवेन्यू ऑयल से गिरता है, इकोनॉमी सफर करना शुरू होती है, वो सप्लाई को एकदम से कम कर देते हैं। समझ रहे हो? So they do not have control over oil price because America has developed fracking, which means OPEC's market share is dropping. America is cost effective now, hence it can compete. Thirdly, the fall in revenue leaves OPEC economies vulnerable and they have to cut supply and raise price because price पे control उनकी मर्जी से नहीं वो कर पा रहे। To conclude, OPEC has limited control. Oh, किसका था? रामीन आसिफ, आप बताएं मेरे बेटा। Ramin is not there. Chale. To conclude, OPEC has only a limited control over world price of oil since the emergence of USA as one of the major producers of oil in the world. समझ आ गई मेरे बच्चों? पहले तो ये बादशाह थे ना सऊदी वगैरह, अब उनकी वो पावर नहीं रही। सबको समझ आ गया? यस सर। कल से इंशाल्लाह अज़ीज हम सेक्शन 20 की तरफ जा रहे हैं, और एज सून एज ये वाले पेपर्स के सेक्शन बी हो गए, हम फिर पूरा पेपर दोबारा स्टार्ट कर देंगे ताकि हमारा